A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your work power energy. तो आइए इसमें शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने थे। तो हमने कल इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो आपके पास क्या थी बच्चा? दैट वाज योर du by dx बराबर मतलब फोर्स क्या होना चाहिए तुम्हारा? जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एंड ऑल्सो हमने ये पढ़ा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u by dx2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d2u by dx2 क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। और न्यूट्रल के लिए d2u by dx2 क्या हो जाएगा बच्चा? आपका जीरो हो जाएगा। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं जो आपको होमवर्क में भी दिया गया था। तो बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आल्सो गिवन टू योर होमवर्क दैट आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया a बाय x की पावर 12 माइनस b बाय x की पावर 6 के बराबर। और हमको क्या बोला है कि आपको अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आपको बताना है कि डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ x बिटवीन दीस टू फॉर अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या करेंगे, एक बार du by dx को जीरो पुट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशन है तुम्हारी, मेन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए du by dx क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना होगा du by dx की वैल्यू बेटा? क्या एक तरह से इसको हम ऐसे लिखते हैं a x की पावर माइनस 12 माइनस b x की पावर माइनस 6, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? a इंटू माइनस 12 x की पावर माइनस 13 माइनस b माइनस 6 x की पावर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, ठीक है ना। और इसको बराबर हमें कितना करना पड़ेगा? जीरो के बराबर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस 12a एक्स की पावर माइनस 13 प्लस 6b एक्स की पावर माइनस 7 इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स की पावर माइनस 13 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। या फिर ऐसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो 12a एक्स की पावर माइनस 13 कैन बी रिटन एज योर 6b एक्स की पावर माइनस 7, है ना बच्चा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 12a बाय 6b को अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस 7 बाय एक्स की पावर माइनस 13 से। तो बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2a बाय b, क्या ये बेटा इधर से बन जाएगा एक्स की पावर माइनस 7 प्लस 13 पावर में, मतलब एक्स की पावर कितना? 6 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? 2a बाय b की पावर 1 बाय 6 बन जाएगी। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी और 2a बाय b और उसकी पावर भी कितना बेटा? 1 बाय 6। देखो बच्चे फटाफट से आंसर देखो अपना। तो ये आपका x की वैल्यू आएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में x की वैल्यू यही आएगी बेटा। एक बार आप लोगों ने ये क्या पुट किया है? बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन ओनली, x इक्वल्स टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6। ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी, इसमें x इक्वल्स टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6 से बेटा, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। चलो यार, तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, उसका हमने डिस्कशन किया, ये आपने आंसर निकाला होगा, मैंने बोला था करने के लिए, है ना। चलिए, नहीं आज पढ़ाई करेंगे अपन बेटा यार, अपने को एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करनी है ना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पार्टिकल का दे रखा है हमको u इक्वल टू a माइनस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, द फोर्स कांस्टेंट फॉर ऑसिलेशन विल बी, द फोर्स कांस्टेंट फॉर ऑसिलेशन विल बी। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पार्टिकल का हमने दे दिया u इक्वल टू a माइनस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, तो फोर्स कांस्टेंट कितना होगा हमको ये बेटा ही निकालना है। फोर्स कांस्टेंट अगर ध्यान रखो तो x होता है। देखो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। F इक्वल्स टू हमने पढ़ा था माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स टाइप्स। बोलो बच्चों, क्या हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? F इक्वल्स टू के एक्स समथिंग। यहां पर जो k होता है यही तुम्हारा क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट होता नहीं होता? यही जो k है तुम्हारा क्या है बेटा? फोर्स का कांस्टेंट है। तो आपको एक k की वैल्यू निकालनी कितनी है? आपको निकालनी है k की वैल्यू बेटा कितनी है, ठीक है ना। चलो एक बार ट्राई करेंगे सब लोग।
तो बेसिकली मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ, हमें यू की क्वेश्चन दी है, हमको निकालनी एफ। तुम एफ यू कैसे दे रखा है हमको, ए माइनस बी एक्स पावर माइनस वन प्लस सी एक्स पावर माइनस टू दे रखा है हमको। अगर मैं डी यू बाई डी एक्स करता हूं तो वैल्यू कितना आता है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आता है, क्या जीरो माइनस बी माइनस वन एक्स पावर माइनस टू डिफरेंशिएशन प्लस सी, यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस टू एक्स पावर माइनस थ्री आएगा बेटा, बोलो। तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आ गया बेटा, तुम्हें डी यू बाई डी एक्स आ कितना आ गया बेटा, ये बी एक्स पावर माइनस टू सी एक्स पावर माइनस थ्री। तो ये हमारे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया बेटा, है ना। एक बार देखेंगे, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डी यू बाई डी एक्स कितना होता है फॉर इक्विलिब्रियम, डी यू बाई डी एक्स कितना होता है बच्चा, जीरो के बराबर। तो एक बार यहाँ पर इसको जीरो के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू निकालो जरा एक बार, हाँ जी करो करो, यहाँ पर जीरो के बराबर पुट करो इसको। तो b पुट करते हैं ना यहाँ पर, तो b एक्स पावर माइनस टू सी एक्स पावर माइनस थ्री बराबर जीरो अगर हम पुट करें तो बेटा यहाँ सॉल्व करो जरा, कितना वैल्यू आएगा ये, b एक्स पावर माइनस टू इक्वल्स टू टू सी एक्स पावर माइनस थ्री। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें टू सी बाई बी दिख रही है क्या, वेरी गुड नुमान, वेरी गुड बेटा। तो तुम्हें x की वैल्यू जो दिखी है वो कितनी दिखी बेटा, टू सी बाई बी के बराबर दिख गई। अगर ये x की वैल्यू टू सी बाई बी है, आप समझ, ऑसिलेशन क्या बोला गया, फोर्स कांस्टेंट फॉर ऑसिलेशन। बेटा ऑसिलेशन कब होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हारा क्या होता है बेटा, ऑसिलेशन होता है। तो पहले तो एक नोट पॉइंट ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी तुम्हारा क्या होगा बेटा, ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन की मेन कंडीशन होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम होना। द मेन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इज बेसिकली, और कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना। अब मुझे बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है बेटा, क्या d2u बाई dx2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, d2u बाई dx2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल। तो एक बार d2u बाई dx2 कर लेते हैं, इस क्वांटिटी का ना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। कितना वैल्यू आएगा बेटा, माइनस टू बी एक्स पावर माइनस थ्री और यहां से प्लस सिक्स सी एक्स पावर माइनस फोर। बताओ भाई क्या ये वैल्यू आएगी नहीं आएगी यहां पर, हाँ जी। एक्स की वैल्यू को बाहर निकाल रहे एक्स पावर माइनस थ्री को, तो अंदर क्या बच जाएगा, माइनस टू बी प्लस सिक्स सी एक्स की पावर माइनस वन। तो कितना बन गया बेटा ये, वन बाय एक्स की पावर थ्री माइनस टू बी प्लस सिक्स सी बाय एक्स। चलो जी इसमें पुट कर दो बेटा वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर एयर। सब लोग एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक बार, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एयर, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो जो अभी आपने फाइंड आउट कर रखी है, और जो भी कांस्टेंट आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। इसको इस तरीके से याद रखना है। तो फोर्स कांस्टेंट कुछ नहीं होता, d2 बाई dx2 होता है। इसको मैं बता रहा हूँ तरीका, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो आपको फोर्स कांस्टेंट कभी ऑसिलेशन का निकालना है तो क्या करो, पहले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि हमने यहाँ पर निकाली टू सी बाई पी, फिर तुम d2 बाई dx2 निकालो और उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट फॉर ऑसिलेशन।
ठीक है ना, दैट विल बी योर फोर्स कांस्टेंट फॉर ऑसिलेशन कहलाया जाएगा। ठीक है, पुट करना जरा यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है 2c बाय बी। कोई बच्चा सॉल्व किया क्या? बी की पावर 4 बाई 8c क्यूब कितना आ रहा है? बी की पावर 4 8c क्यूब आ रहा है। तो बेसिकली जो फोर्स कांस्टेंट आएगा यहाँ पर वो यही आएगा, यही तुम्हारा क्या होगा? फोर्स कांस्टेंट। ये बेसिकली क्या है तुम्हारा? फोर्स कांस्टेंट। यही क्या होगा बेटा? तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? लगता है बच्चा आज आईपीएल देख रहे हैं, कभी नहीं आए क्लास में, क्या कहते हो? हाँ सर, आईपीएल देख रहे हैं सर हम लोग। सही बात, सही बात। आधे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा होगा, साइड में खोला होगा आईपीएल, है ना? हाँ ठीक है, ठीक। बिल्कुल, और बहाने कह देंगे सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना? बच्चे भी बहाने मारेंगे, सर नेटवर्क प्रॉब्लम तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम, सर मैं ना क्लास नहीं कर पाया, सर आप रिपीट कर दोगे? फिर ये बोलेंगे। मेरा तो मन कर रहा लेक्चर की रिकॉर्डिंग ही बंद कर देता हूँ, सब कुछ अकल ठिकाने आ जाएगी, है ना? हाँ, कि क्लास नहीं आएंगे तो क्या क्या हो सकता है। हाँ, कहेंगे सर जूम में प्रॉब्लम थी। ऑनलाइन के बच्चे सही फायदा उठा रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हम्म, चलो। चलो ठीक है। हाँ भाई, कृष्णा नया मोबाइल खरीदा है, पार्टी दे रहा है कृष्ण सबको। ठीक है भाई, तो ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक बार देख लेना आप। अरे मैच है ना, इसलिए बच्चे भाग गए, मुझे पता है आज क्या चक्कर है। चलो आगे चलते हैं ना। और ये इनको ये नहीं समझ में नहीं आ रहा आज की क्लास खतरनाक क्लास है। देखो तो कौन कौन नहीं आया। विरल है क्लास में? नहीं है, विरल नहीं है आज। और कौन कौन नहीं है? आज देखते हैं जरा नाम कौन कौन है। उज्जवल, अभिषेक, आकांक्षा, अंजन, अनमोल, अनुष्का, अपूर्वा, टीका, ओके, अरियंत नहीं है, चिरंजीव, चिराग गायब है आज, दीपांशु, ध्रुव, जानवी, खुशी, क्रिश, कुलदीप, मानसी, ये मिहिका भी नहीं है आज, नुमान, पीयूष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षा, प्रियंका, प्रियांशी, ठीक है, प्रियांशु, ये तो सब है। राघव है इधर, ओके ओके, साक्षी, हाँ ठीक है, लड़कियां तो सारी आई हैं। उद्यान भी आ गया, ठीक है। हाँ, तो काफी सारे बच्चे गायब हैं आज। पीयूष तो है, पूरक भी नहीं आया आज। चलो, अच्छा कल टेस्ट है उसका रिवीजन कर रहे हो? ओह। चलो आओ। तो परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट है। थोड़ा सा ये मैथ्स का पोर्शन फिर से आ गया। बिल्कुल अतिका, लड़कियां बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं, करेक्ट। मैं इनफैक्ट ये बता दूं, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट सीट्स, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी खासी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो यू हैव अ वंडरफुल चांस ऑफ गेटिंग अ सीट इन आईआईटी, आईआईटी एडवांस। हाँ, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहा हूँ, सही कह रहा है बेटा। तुम पढ़ाई करोगे नहीं और मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करूँ, है वाह। हाँ, तुम देखो बेटा आईपीएल देखो तुम सब आज। चलो, तो बेसिकली ना इसको समझने के लिए जरा देखते हैं क्या है ये डिफरेंट। अच्छा अच्छे देखो, यहाँ से जब भी क्वेश्चन को तुम्हें हार्ड बनाना होगा ना, यहाँ से आ जाएगा। मैंने वो क्वेश्चन करवाए थे, फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकालना आना चाहिए। क्या ऐसे सवाल मैंने करवाए थे? फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकालो। उसको अगर और हार्ड करना है
तो यहाँ से बनाया जाता है एग्जाम में। तो नीट में, जेई में कुछ टाइप के 2-3 टाइप के सवाल है, वो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ सर मेरे को सीधा दो रहा परसों, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। देखो, तो मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई कितना होगा। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई कितना होगा, याद है करना, हमें आता है क्या इसको करना। यूवी रूल लगाएंगे क्या हम यहाँ पर, क्या मल्टीप्लीकेशन तो यूवी रूल लगाएंगे। कितना आंसर आएगा बेटा, क्या ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आएगा। मतलब कि जब डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई दे दिया तो बराबर होता है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि कभी कभी ना तुमको ऐसे दे रखा होता है, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बट अगर मैं बोलूं कि 1 कितने बराबर, तो जो बच्चे 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे वो खतरनाक बच्चे माने जाते हैं। सबको पता है कि आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, बट वो कुछ ही होनहार बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि 1 क्या होता है, इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली सबको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बराबर होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई के। बट अगर कभी आपको वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कैसा दिख गया, अगर कभी आपको वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जैसा दिख गया, तो आपको मन में ख्याल क्या आना चाहिए, आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि है क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू वाई है। ठीक है ना, अगर आपको कभी ऐसा दिख गया तो ख्याल मन में क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, एक्स इनटू वाई है, ये आना चाहिए दिमाग में, इसको याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये बराबर कितनी वैल्यू होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर बताओ कितनी वैल्यू होगी ये, क्या बेटा 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई। क्या सही लिखा है क्या डिफरेंशिएशन बेटा, पहले एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन किया, वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस लगाया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, है ना। यूवी रूल सिखाया था मैंने आपको इन बेसिक मैथमेटिकल क्लासेस में, हमने उसका यूज किया है। तो बेसिकली क्या बन गया ये 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई। अगर कभी हमको ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो हमको समझ में क्या आना चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन किसका है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर का। ठीक है बच्चे, तो इन फॉर्मेट को बोला जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। इन फॉर्मेट को नाम दिया गया है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। ओके बच्चे, अब सर यार इसे हम कितना याद रखें, हम इनको कितना रट्टा मारें, तो इसके लिए कोई आप हमें अंडरस्टैंडिंग करवाओ, कुछ समझाओ, मजा आ जाए हमको। तो देख तरीका क्या है इसको समझने के लिए, याद रखने की कैसे आप इसको डिड्यूस कर सकते हो एग्जाम में। ओके, तो इसको थोड़ा ना लॉजिकल लेवल पे हम जा रहे हैं समझने के लिए। अगर आपको कभी ऐसे दे दिया तो ये किस चीज का डिफरेंशिएशन होगा वो पता करने के लिए क्या करो, इक्वल टू साइन लगाओ, इक्वल टू साइन लगाओ, और देख जब dx मतलब यहां पर y वाली टर्म कांस्टेंट रही होगी और x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, y dx कब लिखा जाएगा, जब x का डिफरेंशिएशन हुआ बट y वाली को कांस्टेंट रखा गया होगा, हाँ ना में जवाब दो। तो मतलब y की पावर 1 तो फिक्स हो गई यहाँ, क्या बच्चे यहाँ पर y की पावर 1 तो फिक्स हो गई, बिल्कुल सर y की पावर 1 तो फिक्स हो गई। अब जरा सोच x dy में किसको कांस्टेंट रखा गया होगा, x dy में किसको कांस्टेंट रखा x को, और x की पावर 1 पे कोई फर्क पड़ा होगा, जो पहले x की पावर रही होगी वही रही होगी, तो यहाँ पर भी x की पावर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। और क्या बच्चे इसी का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो यही वैल्यू मिल जाएगी, y की पावर 1 x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करें तो यही मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, बोलो बोलो भाई। चलो सर बहुत अच्छा। सर तो ऐसे कॉम्प्लेक्स वालों के लिए कैसे लिखेंगे बेटा, ये सवाल आएंगे तुम्हें शीट में मॉड्यूल में मिलेगा, तो कैसे करने होंगे सवाल देखो मैं समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा आज ही। अगर मान लो आपको एग्जाम में नहीं, हाँ क्वेश्चन में खाली इतना पोर्शन दे रखा है,
कि 2xy² dx प्लस 2x² dy, तो इससे आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल फॉर्मेट निकालनी होगी। क्या होगी? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। मतलब इसको देखकर डिफरेंशिएशन टाइप कैसे बनाए, तो उसके लिए मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया, ध्यान से देख। यहां पर मुझे बताया क्या चीज कांस्टेंट रही होगी, इस वाले में कौन सी चीज कांस्टेंट रही होगी? क्या y वाली टर्म? तो बेटा अनमोल समझ, x वाली कांस्टेंट रह सकती है क्या यहाँ पर? क्या x वाली टर्म कांस्टेंट रह सकती है क्या? नहीं, सिर्फ y² कांस्टेंट रहा होगा यहाँ पर। क्या इसमें y² कांस्टेंट रहा होगा खाली? बिल्कुल सर। आप जरा ये देखो, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रही होगी? x और y में देखो, अभी 2 3 4 सब कुछ छोड़ दो, ये बताओ x और y में कौन सा टर्म, x² वाला टर्म। तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, x² टर्म ऐसे रहा होगा। अच्छा, अब यार यहाँ पर लगा दो एक k कांस्टेंट, यहाँ के लगा दो कांस्टेंट, लगा दो k, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रख दो k, और अब चेक करो इसको डिफरेंशिएशन करके। अब चेक करो इसको डिफरेंशिएशन करके बेटा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन चेक करो कितना आता है। इस k y² x² का डिफरेंशिएशन देखो कितना आ रहा है। क्या k 2y dy इंटू x² प्लस k 2x dx y²। अब जरा कंपेयर कर, यहां पर k की वैल्यू क्या सेम कितनी आ रही है? 1 आ रही है, 2 आ रही है? देख यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, कंपेयर करने पर 2 आ रही है। अरे ध्यान से देखो भाई, ये 2y dy x² है यहाँ पर, तो यहाँ k कितना हो गया, 1 या 2? 1 आएगी, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। मतलब कि इसके लिए परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या बन गई, y² प्लस x² के बराबर बन गई। क्या बन गई भाई, y² प्लस x² के बराबर बन गई। ये चीज समझे नहीं समझे? ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, माय मिस्टेक है, मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट तुम्हें निकालनी पड़ती है। सर इसका कहाँ यूज होगा? इसका सवाल सॉल्व करने में यूज होगा बेटा, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होता है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, जो मैं अब आपको सिखाऊंगा बेटा। ठीक है, फिर मैं आपको सवाल दूंगा करने के लिए खुद से। पहले इतना सा पार्ट समझ में आया नहीं आया, थोड़ा मैथमेटिक्स, क्या थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, अब सर इसका यूज कैसे होगा एक बार वो भी समझ लेते हैं, तो मजा ही आ जाए। ठीक है, चलो। हाँ, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये खाली 2 ही नहीं होते, बहुत सारे बन सकते हैं, बट वो आपको करवाए जाएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन खुद से बनाने नहीं बैठेंगे हम, ठीक है? आ जाओ। तो मैं आप तुमको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो तुम्हारे से नीट में, जेई में बहुत बार पूछा गया है। चलो गाइस, आर यू रेडी? चले, तो देखो सवाल हमें क्या दिया गया है, एक सवाल हमको दिया गया है कि आपको एक फोर्स वेक्टर दे दिया गया है, एफ वेक्टर कोस टू दे दिया वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्या दे दिया, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप आपको दे दिया गया है। फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ टू मूव अ बॉडी फ्रॉम 1,1 टू 2,3। 1,1 से 2,3 पे एक बॉडी को डिस्प्लेस करवाने के लिए हमको ये वाली फोर्स लगाई गई है, और हमको बताना है वर्क डन कितना हुआ होगा। हमको बताना है वर्क डन कितना हुआ होगा, दिस वी हैव टू फाइंड कि वर्क डन तुम्हारा कितना हुआ होगा। एक बार ट्राई करना चाहोगे खुद से, दिमाग लगाना चाहोगे खुद से? हिंट तुम्हें दे चुका हूं मैं पिछले पेज में, एक बार खुद से देखो कैसे करेंगे। वर्क डन कैसे निकालते हैं किसी फोर्स का, वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, एक बार देखो आप, ट्राई करो। क्लास में 4 बच्चे पढ़े हैं भाई, लगता है मैच में मजा नहीं आया उन लोगों को, क्या कहते हो?
हाँ सर। क्वेश्चन पे ध्यान देना ना। ओके, वी विल सी ना एक बार। करने के तरीके होते हैं, मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, तुम समझना अच्छे से ना। बेटा एफ वेक्टर कितना है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एफ एक्स यहाँ कितना होगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वाई या एक्स के बराबर कितना होगा एफ एक्स की वैल्यू। भाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई इन कितनी होगी भाई, वाई के बराबर। वाह भाई वाह, सही बोला। मुझे तो लगा बच्चे यहीं पर लटक जाएंगे। और एफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई या एक्स, एक्स। एक्स। क्या ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको, क्योंकि एफ वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो जे कैप वाला एफ वाई होगा, तो एफ वाई यहाँ एक्स हो गया, एफ एक्स क्या हो गया, वाई हो गया। ओके, क्या वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें याद है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, कुछ ऐसे याद आ रहा है, फॉर्मूले पढ़े थे। तो यहाँ पर पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर वाई, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू कितनी है एक्स, इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। क्या बेटा वर्क डन दिख गया, दिख गया। आ हो, क्या वाई डी एक्स जैसी इंटीग्रेशन कभी देखी है तुमने, क्या तुमने एक्स डी वाई जैसी इंटीग्रेशन देखी है यहाँ पर कभी, नहीं हमने कभी ऐसी देखी नहीं। कैसे करें, ऐसा सेम वेरिएबल होना चाहिए तो अलग वेरिएबल है। तो क्या इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, पहले मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जो लास्ट लाइन लिखी है वो चीज समझ में आनी चाहिए, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो वर्क डन हमारा ये हो गया। तो इसको जरा देख, यहां पर ये टर्म है क्या, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई हम क्या लिख सकते हैं इसको, सोचो, व्हाट वी कैन राइट इट, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सोचो, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा जा सकता है क्या रास्ता। अच्छा, अब ये सांप और ये डिफरेंशिएशन, क्या ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, नहीं काट देंगे, अरे बोल, पहले तोड़ा उसी को जोड़ा तो बात तो एक ही हो गई। तो बेसिकली ये x इंटू वाई बन गया, नहीं बन गया पूरा टोटल। तो वर्क डन का फंक्शन कितना हो गया, x इंटू वाई के बराबर, आगे नहीं आ गया, सीधे सीधे बोलो रे बोलो, सीधे x इंटू वाई आ गया। अब देख क्या यूज हुआ नहीं हुआ वो कंसेप्ट, क्या ये मैथ का कंसेप्ट एक फिजिक्स का सवाल सॉल्व करने के लिए यूज हो रहा है, क्या पिछले पेज से मैथ का सवाल जो कंसेप्ट पढ़ा यहाँ इस क्वेश्चन में यूज हो रहा नहीं हो रहा फिजिक्स में, बिल्कुल हो रहा है। अब मुझे बताओ इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है 1,1, फाइनल पॉइंट कौन सा है 2,3। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर ना, वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 है ना, वैल्यू पुट कर दो, पहले 2 है इंटू 3, 2 इंटू 3, फिर माइनस लोअर लिमिट डाल दो 1 इंटू 1, बताओ कितना वैल्यू हो जाएगा, क्या 6 माइनस 1 बराबर 5, तो 5 जूल काम हुआ, कितना काम हुआ बेटा 5 जूल जितना काम हुआ, यहाँ पर कितना काम हुआ 5 जूल जितना, ठीक है। तो वर्क डन हेयर इज बेसिकली इक्वल टू योर 5 जूल्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको समझ में आई कैसे यूज होती है,
बेटा ये तो लिमिट वाला पार्ट है, लिमिट वाला, कि लिमिट में जब सॉल्व करते हैं तो लिमिट कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। ये तो इंटीग्रेशन सिखाई तो थी तुमको, पहले अपर लिमिट डालो फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट। ठीक है बच्चे, चलो तो ये माइनस साइन वहीं से आया बेटा। ठीक है, ओके, चले आगे देखें, आगे आगे चले, क्या नेक्स्ट मूव करें अब। एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का तुम करोगे अब। क्या खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हो तुम लोग, एक कि सर हम खुद से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखें। क्या तुमको ये क्लियर हुआ था कैसे बनाया गया था मैंने यहाँ पर, कि यहां से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई थी, ये चीज समझ में आई थी। आप वैसे ही कुछ ट्राई करने की कोशिश करना। हाँ ट्राई करने को बोल रहा हूं मैं एकदम, मैं बोल रहा हूं ट्राई करो, और ट्राई दिल से पक्का से करना। 3x² y² z² I कैप प्लस ट्वाइस ऑफ x³ y z² j कैप प्लस 2x³ y² z k कैप। फाइंड वर्क डन फ्रॉम, पहले वर्क डन बाय फोर्स F, इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F फ्रॉम 1,1,1 टू 2,2,2। चलो बच्चा पार्टी स्टार्ट। चलो सब लोग स्टार्ट हो जाओ। पहले वर्क डन के फॉर्मेट में पुट करो, वहां से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी। थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं समझता हूँ, बट ऐसे सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में ना। नहीं प्रियांशु, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बेटा। प्रियांशु तेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी है बेटा फाइनली। नो प्रशांत, नो साक्षी गलत है, अतिका नहीं बेटा। नहीं प्रियांशु, एक बार दोबारा से चेक कर। देख ऐसा सोच, तूने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, अगर तू उसको डिफरेंशिएट करेगा तो सेम ऊपर जैसी क्वांटिटी आनी चाहिए, है ना। समझा बच्चे। कोई बात नहीं, अभी नया नया है, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। अभी तो हम लर्निंग फेज में पहली पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज को, हार्ड है ये चीज मैं समझता हूँ, इट इज हार्ड थिंग।
कितने लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की ट्राई करी है? और वो पहली बात लाइक बटन प्रेस करें अपने लिए अगर उन्होंने ट्राई किया है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। पीयूष गुप्ता, करेक्ट, करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा। कैसे करा जरा बताओ, जरा क्लास में अनम्यूट करो, बताओ। उज्जवल, करेक्ट बेटा, बढ़िया बात है, काफी बच्चों ने मतलब ट्राई किया, वेरी गुड। इक्वेशन अतिका यहां मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा, सोचो। अतिका मल्टीप्लाई आएगा प्लस आएगा? कोई बात नहीं पीयूष, ओके, हाँ ठीक है ना। कैसे किया अतिका, जरा बताओगे, ट्राई हमें बताओगे कैसे किया, करा जाए? सब बट बीच में रॉन्ग हो जा रहा है, कोई बात नहीं। पहले तो क्या करो, वर्क डन लिखो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। क्या तुम लोगों ने ऐसे रखा होगा? एफ एक्स की जगह ये पुट कर दिया क्या? बोलो भाई। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 2x³ वाई जेड स्क्वायर डी वाई प्लस 2x³ वाई स्क्वायर जेड डी जेड। क्या बच्चों आपने ऐसे पुट किया है? हाँ जी, यस प्रियांशी, करेक्ट बेटा, करेक्ट, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ऐसे ही रख दिया। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में कॉमन निकाल के 3x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर dx प्लस 2x³ वाई जेड स्क्वायर dy प्लस 2x³ वाई स्क्वायर जेड dz। अब मुझे बताओ, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है, बहुत खतरनाक, पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जिन बच्चों ने सिंप्लीफाई किया है इसको, वो अपना एक बार हैंड रेस करें। काफी बच्चों ने मुझे आंसर दिया, सही आंसर, एक बार हैंड रेस करो, कितने किसने ये इसको आगे सॉल्व किया। अतिका ने बिल्कुल सही आंसर सॉल्व किया, वेरी गुड। पीयूष ने भी बिल्कुल सही आंसर निकाला है। साक्षी, ओके, साक्षी तुमने कैसे किया जरा बताओ, ज्ञान दो बेटा हमको भी, आगे कैसे किया जाए। यस, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो चैट में बता दो, नहीं बोलना चाहते हो तो हम किसी और को मौका दिया जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंजन, अंजन, यस सर। आइडेंटिटी, हाँ क्या बनाया इसका डिफरेंशियल क्वेश्चन, क्या बनाई तुमने? सर इन सब का कॉम्बाइन सर डिफरेंशिएशन निकाल दिए हैं कैसे? सर। हाँ वो कैसे, इंटीग्रेशन किए हैं ना, तो कितना सर आंसर आया? पहला टर्म में सर आंसर मेरा आया है फाइनली 16376 जूल। गलत है बेटा, गलत है, गलत है। अभी देखते हैं, चेक करते हैं तुमने क्या किया है ना, चेक करते हैं, बताते हैं। ओके सर। ओके प्रियांशी, डू यू वांट टू टेल? मैं चाहता हूँ कौन बच्चे, कोई बच्चा मुझे समझाए कैसे किया उसने, मैं जानना चाहता हूँ जिन्होंने आंसर निकाला है। इक्वेशन बतानी है। हाँ कैसे बनाई, हाँ बिल्कुल। सर जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करना था, हाँ तो फिर मतलब वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया, तो फिर मैंने एक्स का किया है, तो यहाँ पे 3x² आ रहा है, यानी कि x की पावर 3 होगा, तो y² z² x की पावर 3 आ गया। बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आगे से चेक नहीं किया फिर तुमने, आगे चेक किया डिफरेंशिएट नहीं, करके? आगे भी किया है, आगे सब में यही आ रहा था। तब में ये आ रहा है, बिल्कुल, मतलब इसका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। बच्चों तुम्हें समझ में आया प्रियांशी ने कैसे किया? प्रियांशी नाम है ना बेटा आपका? यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आकांक्षा, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सेम। जो जो बच्चों ने सेम यही किया, एक बार क्लैप बटन प्रेस करो, जिन्हों बच्चों ने ऐसे किया कि सर कि जब dx आ रहा है टर्म, मतलब कि सर x वाली टर्म क्या आ रही होगी, डिफरेंशिएशन हुआ होगा, बट आपका y और z वाली टर्म एज इट इज रही होगी, तो हमने y² z² तो एज इट इज रख दिया। और यहाँ पर हमको दे रखा है, आगे देखो यहाँ पर आगे, सर dx, ओके, जब हम सर dy वाली इस वाली टर्म से देखें अगर, तो हमारा z² एज इट इज रहना चाहिए, और यहाँ देखो x³ है सर, तो ये x³ होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल सर x³ होना चाहिए यहाँ पर, तो x³ y² z² बनना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा। सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पूरा एज इट इज टर्म आ रही है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पूरी एज इट इज टर्म आ रही है, 3x² y² z² dx,
प्लस 2x क्यूब वाई जेड स्क्वायर डी वाई, इसको डिफरेंशिएट करा फिर से 2x क्यूब वाई स्क्वायर जेड डी जेड, बिल्कुल सेम ऐसी टर्म बन रही है। तो यही टर्म तुम्हें बनानी है। तो यहां से देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना आसान सा बन गया। अब इसको कर दो इंटीग्रेट कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, अब लिमिट पुट कर दो कहां से, 1,1,1 से लेकर 2,2,2 तक। अब सॉल्व कर दो, तो 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा 128 माइनस 1 दैट इज 127 जूल्स। देखो बेटा ये आंसर निकल के आएगा। बट मेरे को ये वाला पार्ट समझाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स वन। आसान वाला जो पिछला क्वेश्चन करवाया था ना वो रिपीट चलता है, वो रिपीट टेलीकास्ट चलता है बेटा एकदम से। आसान वाले जो दो पहले केस करवाए थे ना उस पर सवाल तुमसे पूछे जाते हैं, तुमको याद रख लेना, ठीक है बेटा। ओके देखो एक चीज समझ में आई नहीं आई, बेटा सिद्धार्थ जरा बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें। बेटा पीयूष बिल्कुल, ये तो मेंस का सवाल है। सर आपने हाँ बोलो सिद्धार्थ बोलो। सर आपने कॉमन कैसे ले लिया वो नहीं समझ में। क्या चीज, ये dx, अरे यही तो सिखा रहे हैं कैसे बनाई जाती है टर्म। यहाँ पर x वाली टर्म क्या है बेटा, कांस्टेंट, x वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो मतलब ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे उठा के रख दिया। यहाँ पर y वाली टर्म के साथ छेड़खानी हुई है, मतलब x और z वाली टर्म सेम रही होगी, तो x क्यूब तो लिख दिया, जेड स्क्वायर पहले से लिखा हुआ तो रहने दिया, तो x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख गया हमको। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 2 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी, मतलब यही तुम्हारी टर्म है, यही तुम्हारी टर्म है बेटा। एक्चुअली कॉमन वॉमन नहीं निकाला कि कॉमन निकाल लिया सब जगह से, ऐसा नहीं है भाई। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही बनेगी बेटा। बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं बेटा जेईई में, एकदम आते हैं, और इस टाइप के सवाल नीट में भी आते हैं, यही नीट में आते हैं। प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, कोई बात नहीं। और क्योंकि यही सेम क्वेश्चन तुमसे 12th क्लास में, यही सेम कंसेप्ट 12th क्लास में तुम्हारे पास आएगा, सेम टू सेम कंसेप्ट विल बी आस्क्ड इन योर 12th क्लास। बस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और पोटेंशियल होगा, यहाँ पर फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर पोटेंशियल और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इनको देख लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे अब इसमें नेक्स्ट मूव करें बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, ये हम पता करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या, फिर हम कंजर्वेशन जानेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या, एक बार तो वो बताओ। मैकेनिकल एनर्जी तो दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है, होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होती है बेटा तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। तो उन दोनों का समेशन बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा। और कभी कभी इसको टोटल एनर्जी भी बोला जाता है, कभी कभी इसको टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी भी बोला जाता है, तो ऐसे भी तुम लिख लेना इसको, टोटल एनर्जी भी यही चीज है एक तरह से, ठीक है ना। ओके बेटा चलो, तो इसे ये चीज याद रखनी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, ये काइनेटिक एनर्जी का समेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन तुम्हारा बोला जाता है बेटा मैकेनिकल एनर्जी बेटा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब ये सब चीजें वही रहेंगी, जैसे एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी का डायमेंशन भी यहाँ पर भी वैलिड वही रहेंगी चीजें, है ना। चलो अब मेनली मुझे तुम्हें क्या समझाना है वो देखो बेटा। आप मुझे बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम कितने लोगों को याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम कौन बताना चाहेगा मेरे को, हैंड रेस करेगा। कौन मुझको वर्क एनर्जी थ्योरम बताना चाहेगा, क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, हैंड रेस करो, हैंड रेस करें बेटा। यस चिरंजीव, चिरंजीव बताएगा। सर वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन
pseudo force is equal to change kinetic energy. वेरी गुड, इसको ऐसे बोल दिया करो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऐसे बोल दिया करो, ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वर्क डन। यस नुमान, क्या आप भी यही आंसर देना चाहते थे? नुमान क्या आप भी यही आपका नेट शायद गड़बड़ कर रहा है, हाँ बिल्कुल यही आंसर होगा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या होता है बच्चा, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर तुम्हारा होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑल फोर्सेस में कौन कौन सी वर्क डन, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, प्लस स्यूडो फोर्स, प्लस तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बिल्कुल सर। अब अगर बोला जाए इफ ये तो वर्ग थोड़ा बोलते हैं, if only conservative forces are present, क्या बोला गया, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, तो मुझे बताओ वर्क डन इसमें कौन सी फोर्स रहेगी, खाली वर्क डन कौन सी वाले की वजह से आएगा, कंजर्वेटिव की वजह से या सबकी वजह से आएगा? अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी 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 हो जाएंगी सबकी वजह से? जीरो। सबके जीरो जाएगी, फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन कैसा? तो मतलब क्या, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा के बराबर हो जाएगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर प्रेजेंट, इफ ओनली, ये ध्यान रखना ओनली वाला चीज, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, देन इट इज रिटन एज योर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के। कितनों को याद है पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वहां टर्म लिखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई बच्चों, है ना बच्चे, याद आ रहा है कुछ ऐसे टर्म आपको? ओके, तो मुझे बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमने क्या लिखी थी इन योर पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट में? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, कुछ याद करें, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, कौन बताएगा? ओके, हम अभी आज नए बच्चों से पूछेंगे। ओके, साक्षी जरा दोबारा सोचो, सिद्धार्थ आंसर बता बेटा। माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू, ओके। क्रिश, ये डेल्टा यू होता क्या है? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा यू लिखेंगे, बिल्कुल, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस डेल्टा यू लिखेंगे, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मतलब क्या, इन दोनों क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूँ, क्या बेटा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा के, क्या ये लिखा जा सकता है ऐसे बेटा? हाँ ना, बिल्कुल सही। अगर मैं ऐसे बोलूं कि माइनस में ये डेल्टा यू, क्या बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के, क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल से? क्या बच्चा हम ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते? हाँ जी, अगर ऐसा है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से कि ये माइनस साइन अंदर मल्टी डाल दो, ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल आ रहा है ना बच्चे? तो इसमें क्या हो गया बेटा, एक जगह इनिशियल वाली टर्म एक जगह, फाइनल वाली टर्म एक जगह ले जाओ, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर कितना दिख गया बेटा, क्या के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर दिख गया? क्या बेटा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल दिख गया बेटा? हाँ जी। अब सोच, ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? क्या मैकेनिकल एनर्जी? बट ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बन जाएगा? क्या बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या आ रहा है? तो यही क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है। यही क्या तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि जब मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है तभी तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, समझे या नहीं? Mechanical energy conservation is only valid for if only conservative forces is present. Conservative force के अलावा कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी फोर्सेस होती है, दिमाग में लाओ भाई,
कौन कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। कौन कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव होती है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। प्रियंका ने हैंड रेस किया है। चलो प्रियंका बताना चाहती है, बता बेटा। The gravitational force and spring force. बिल्कुल। अभी के लिए मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें हमारे पास दो ही होंगी, ग्रेविटेशनल एंड मैकेनिकल। बिल्कुल। सिद्धार्थ कुछ और आंसर में ऐड करना चाहते हो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और ग्रेविटेशनल, ये तीनों। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या मैकेनिकल फोर्स है? नहीं। नहीं। तो हमें मैकेनिकल में देखनी है तो दो ही फोर्स की हम बात करेंगे, mgh और पोटेंशियल एनर्जी। ओ सॉरी, ये क्या कहते हैं इसका नाम, स्प्रिंग वाले का नाम। ठीक है ना? यस ओके, सर। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। तो बेसिकली अगर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है या फिर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाली फोर्स प्रेजेंट है तो ही हम खाली क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे बेटा। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई सब बच्चों को? बोलो जी। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई भी कंडीशन लगती है क्या? क्या वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई भी कंडीशन लगती है क्या, या वो हर जगह वैलिड रहती है? कौन आंसर देना चाहेगा इस चीज का कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई कंडीशन लगती है या नहीं, या फिर वो हर जगह वैलिड होती है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। ओके, यस प्रियांशी। अतिका ने तो आंसर दे दिया चैट में, बिल्कुल सही आंसर। प्रियांशी सर हर बोलो। जगह वैलिड रहती है, हर जगह वैलिड रहती है, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती। कंडीशन नहीं होती। बट क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कंडीशन आ रही है? यस सर। बच्चों क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कंडीशन आ रही है? क्या कंडीशन आ रही है भाई? कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी तभी। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, थोड़ा दिमाग लगाना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकाला गया है? क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली एक तरह से सब पार्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का? हाँ ना भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकाला, क्या उसी का सब पार्ट है? मतलब अगर तुमको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी नाम ना भी पता होता तो क्या तुम सारे सवाल सॉल्व कर देते मैकेनिकल वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के? बस उसमें ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस डेल्टा यू डाल देते, है ना? बिल्कुल। मैं ये सारे पॉइंट अभी आपको लिखवाऊंगा बिल्कुल। बट हम यहाँ पर ना एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर एक नई चीज लिख सकते हैं, एक थोड़ा फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यू फॉर्मेट फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? एक नया फॉर्मेट हम देखना चाह रहे हैं। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? तुमको सबको पता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय स्यूडो प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर कितना होगा बेटा? डेल्टा के होगा। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर, है ना? हाँ, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को बस मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा यू। इसमें मैंने कोई दिक्कत तो नहीं, कोई खतरनाक काम तो नहीं कर दिया ना बेटा? मैंने बस ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस डेल्टा यू के बराबर रख दिया। क्या ये होता है? होता है ना बेटा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो बेटा क्या ये नेक्स्ट लाइन में अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? क्या नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो भाई। क्या इसमें कोई गलत तो नहीं लिख दिया? ये एक्सटर्नल है, इट इज एक्सटर्नल फोर्स, है ना? EXT है, एक्सटर्नल फोर्स। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही चीज है। अच्छा, तो ये ऐसे लिखा सकता है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या बेटा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्या डेल्टा के बेटा के फाइनल प्लस के, सॉरी, के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, और प्लस यू डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के फाइनल प्लस तुम्हारा यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है, ये टोटल एनर्जी फाइनल है। ये ई फाइनल मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और ये क्या हो जाएगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। और ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय स्यूडो प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है गाइस?
और ये नया फॉर्मेट हो गया तुम्हारा किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। कभी कभी ऐसा लिखा हो तो परेशान नहीं हो ना। अच्छा यहाँ पर करेक्शन करनी पड़ेगी हमको एक, ये बेटा यू इनिशियल होगा, देखो यहाँ पर यू इनिशियल लिखना था मुझे, ठीक है ना, बिल्कुल, थैंक यू पीयूष, यहाँ पर यू इनिशियल लिखना था मैं, बिल्कुल ठीक है। देखो तो ये नया फॉर्मेट हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का, बट मेन इक्वेशन तो वही है, मेन इक्वेशन तो यही है ना बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें बुक्स में ऐसी ऐसी बहुत सारी इक्वेशन दे रखी होगी और तुम कंफ्यूज होते रहोगे यार कौन सी इक्वेशन लगानी है यार, बहुत सारी इक्वेशन है तो एक ही है, तो एक ही वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसी का सब कुछ क्या है बेटा, एप्लीकेशन है, उसी का सब कुछ क्या है बेटा, एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है, यस और नो। हाँ देखो ये ई क्या होता है ना, ई बेसिकली इक्वल टू योर के प्लस यू, ई क्या है तुम्हारा बेसिकली के प्लस यू, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है क्रिश। अच्छा इसको मैं डेल्टा ई लिख सकता हूँ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कायदे से। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जरा सोचना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस स्यूडो प्लस एक्सटर्नल बराबर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से सवाल तुमसे थ्योरी वाले पूछते रहते हैं, बताओ क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, तो बता क्या यहाँ पर हम परेशान हो जाएं या बिल्कुल बेसिक से जाएं, बिल्कुल बेसिक से जाओगे तो एस टाइप के आंसर तो हमेशा लिख पाएगा बेटा, ठीक है ना। एक बार लिख ले, देख ले इसको एक बार समझ लो, फिर हम इसमें आगे और सवाल करवाएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाने का मौका आएगा, ठीक है। ओके अब यहां पर मैं आपको कुछ सवाल करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, करना चाहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्या, बिल्कुल सर बिल्कुल। उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूं यहाँ पर ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, एक बार लिख लो जरा पॉइंट्स, प्लीज पॉइंट लिख लो, खुद से लिखो, व्हेन, चलो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, व्हेन ओनली conservative forces are present, when only conservative forces acts on a system, या present लिख सकते हो, acts on a system, then total mechanical energy, then total mechanical energy of system remains conserved, that is k plus u is remains constant, kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे तब ये चीज बोली गई है बेटा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ओके गाइस, हाँ जी देख लो, कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो यहीं पर मेरे से अभी पूछा जाएगा, कोई भी आपके मन में ख्याल आ रहे हो अभी आप क्लियर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी, तो अभी करो प्लीज। ओके तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तो बेसिकली यहां पर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ में बनवा देता हूं आपसे, here we have to draw a graph between potential energy and kinetic energy,
देखो गाइस, देखो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या करो, तुमको जाना है? क्यों जाना है भाई? मैच देखना है इसलिए? ऋषिदीप तो चला गया मैच देखने। ओके, और कौन कौन गया है? इनके घर में आज फोन करवाता हूं मैं। क्लास के टाइम में सब मैच देख रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। अरे भाई साहब, यहाँ पर ये पढ़ाई के साथ साथ मैच देख रहा है, सब बोरिंग मैच चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ फॉर योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दिस द ग्राफ फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। यस यस, इट इज द ग्राफ फॉर योर पोटेंशियल एनर्जी। रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी है, तो रेड वाला कर्व इज पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। ब्लू वाला कर्व इज फॉर योर टोटल एनर्जी, एंड दिस कर्व इज बेसिकली, व्हाइट वाला कर्व क्या है तुम्हारा? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, राइट इट डाउन। हाँ बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सबको मैच देखना है ना, कल बताता हूँ मैं, पेपर पता चल जाएगा हमको। सर पेपर तो सर सभी क्यों पता चलेगा? सर ये ब्लू वाली लाइन, हाँ, ओहो, ये ब्लू वाली लाइन काइनेटिक है, काइनेटिक। सर ये रेड वाला ऐसी उबड़ खाबड़ होता है या ब्लू वाले की तरह स्मूथ? बिल्कुल ब्लू वाली की तरह स्मूथ होता है, वो तो मैंने हाथ से बनाया है ना, इसलिए। कंपास से बनाता तो एकदम बढ़िया बनता। ठीक है, तो रेड वाला पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स प्रेजेंट रही होगी? ओनली एफसी। अगर सिर्फ और सिर्फ एफसी प्रेजेंट होगा तभी ये कर्व बनेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, ये सेम ग्राफ आपका एसएचएम में भी आएगा, पर वहां पर इक्वेशन आएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा मजे से, अभी आएगा, पर अभी बना के रख लो इसको। तो सर ये येलो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? येलो लाइन ये प्रेजेंट कर रही है कि जब देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, और जब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। ठीक है बेटा, ओके ना? और टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेगा, तो इन दोनों का समेशन हमेशा क्या आएगा? फिक्स आएगा, ये वैल्यू। ठीक है गाइस, ये इन दोनों का वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। ये हमने पॉइंट यहां से निकालना है बेटा। ओके, चलो एक बार देख लो, फिर हम इसमें ना सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। वी विल डू सम, एक दो क्वेश्चन करेंगे आज के लिए फिर। ठीक है, चलो चले आगे। यस सर। तो हमने पढ़ लिया है। हाँ, एक सवाल करवाते हैं आपसे बढ़िया सा, मजेदार। बेटा एकदम मक्खन जैसी रोड दी गई है आपको। क्या दी गई है? एकदम मक्खन जैसी रोड, मतलब कि एकदम स्मूथ रोड। ठीक है, और यहां पर लगा दिया स्प्रिंग। क्या लगा दिया? यहाँ पर लास्ट में लगा दिया स्प्रिंग। ओके सर, और यहां पर आपके पास क्या दे दिया? ब्लॉक दे दिया, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m, जिसको बच्चा आपको वेलोसिटी दे दी गई है v के बराबर। एक मास m दे दिया जिस पर कितनी वेलोसिटी है? v से इसको हमने फेंक दिया, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k के बराबर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बेटा इसका? k के बराबर आपके पास दे रखा है बेटा। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है बेटा। ठीक है, ओके। हमको बताना है
मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होगा? वी हैव टू टेल दैट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होगा, ये हमको बच्चा बताना है। और अभी ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है, अभी किसमें? ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है बेटा, ठीक है ना। अभी स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है और स्मूथ सरफेस है सब कुछ। क्या है बेटा? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इसको पहले तो उस क्वेश्चन को समझना है, फिर हमें करना है, ठीक है। मास से हमको धक्का देके फेंक दिया वेलोसिटी देकर, और हमसे पूछा है कि बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन यहां कितना होगा तुम्हारे स्प्रिंग में। ओके, कोई मुझे सोचो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब ब्लॉक रुक जाएगा या ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? हाँ जी बच्चा, कौन बताएगा? सोचो। अच्छा ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, आप मुझे सोचो यहां पर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या पूरा दब जाए? जब पूरा दब जाए और आगे दब ना पाए तभी तो उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, नहीं होगा? जब स्प्रिंग पूरा दब जाएगा, उसके आगे जा ही नहीं पाएगा, तभी मतलब मेरे हाथ में स्प्रिंग होती है, मैं दबाता दबाता दबाता, और जब मेरा हाथ रुक जाए, जब मेरा हाथ रुक जाए, जब मेरा हाथ रुक जाएगा तभी तो एक्सपेंशन होगा, नहीं उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा नहीं आएगा? मतलब कि ये ब्लॉक अपनी एनर्जी यहां पर ट्रांसफर कर रहा होगा बेटा इसमें स्प्रिंग में। ये जब ब्लॉक आकर बच्चा इससे टकराएगा तो ये क्या होगा? स्प्रिंग दबनी शुरू होगी अब, और जब दबेगी 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 तो इसकी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में चेंज होना शुरू होगा, नहीं होगा? स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जाने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्प्रिंग मैक्सिमम दब जाएगी, उससे ज्यादा दब नहीं पाएगी, तो उस इंस्टेंट पे क्या इसकी वेलोसिटी कुछ होगी या जीरो हो जाएगी? अगर कुछ भी वेलोसिटी हुई तो ये और दब जाएगा, मतलब वो मैक्सिमम तो हुआ ही नहीं। मैक्सिमम के टाइम पे, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे तो क्या ये ब्लॉक रुक जाना चाहिए, नहीं रुक जाना चाहिए? पहले तो सोचो। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आप मुझे ये बताओ यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है? यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है या फ्रिक्शन, स्यूडो, एक्सटर्नल कुछ और भी प्रेजेंट है? बताओ जल्दी। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं क्या लगाऊं? तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से पैदा हुई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? क्या यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर बच्चा यू फाइनल प्लस के फाइनल का होगा? हाँ ना में जवाब दो। क्या यू इनिशियल प्लस के इनिशियल विल बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल? है ना बच्चे? बिल्कुल। अब सोचो ये मास m की हाइट ऊपर नीचे हो रही है या फिर सेम लेवल है? इस मास m की हाइट सेम लेवल है। क्या अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहीं पर रेफरेंस जीरो मान लूं, अगर मैं यहीं पर मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल या फाइनल भी दोनों सेम है मास m के लिए, तो सेम लेवल पे हम जीपी यहीं पर जीरो मान सकते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। रेफरेंस हमारे ऊपर होता है, पर मैंने यहीं पर जहां उसे जीरो मान लिया, ठीक है। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है, तो बेटा इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? हाँ भाई, स्प्रिंग में इनिशियल कितनी होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियली? नेचुरल लेंथ पे ना जीरो लिखवाया था मैंने तुम्हें फंडे कि स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे हम। और जब मैक्सिमम लेंथ तो हाफ के एक्स स्क्वायर,
तो जरा सोच, यू इनिशियल कितने होंगे 0 प्लस स्प्रिंग का भी कितना हो जाएगा 0 प्लस क्या ब्लॉक इनिशियली मूव कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर से, क्या ब्लॉक इनिशियली मूव कर रहा है हाफ एम वी स्क्वायर से, बिल्कुल। और बराबर यू फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली, क्या मास एम की तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही रहेगी, बट बच्चों स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या मैक्सिमम हो जाएगी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा दब जाएगा नेचुरल लेंथ से, एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, तो हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर होगा नहीं होगा, प्लस काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी, काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा, फाइनली ब्लॉक आकर रुक जाएगा, तो काइनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी बेटा 0 के बराबर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 0 के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा तेरा हाफ के एक्स मैक्स के स्क्वायर के बेटा, बोलो क्या यहां से मैं बेटा एक्स मैक्स निकाल सकता हूं क्या बच्चों में यहां से एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग, कितनी हो जाएगी, क्या एम वी स्क्वायर बाय के का रूट इक्वल्स टू एक्स मैक्स, मतलब मैक्सिमम जो कंप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, रूट में m बाई के इंटू वी, बोलो बच्चों क्या यही मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इन स्प्रिंग, देख सिंपल सा है, अभी समझाने में समय लगा है, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा दूंगा सब कुछ रहेगा। सर आपने यू इनिशियल को 2 बार 0 क्यों लिखा, बेटा मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सी है, ये ग्रेविटी की जीपीई इनिशियल, और ये कौन सी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई इनिशियल, ये क्या तेरा काइनेटिक इनिशियल, ये क्या बेटा जीपीई इनिशियल, और ये क्या है बेटा तेरा ईपीई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल, ये फाइनल सॉरी ये फाइनल, और ये क्या बेटा काइनेटिक फाइनल। देख ले बेटा प्रशांत मैंने सब कुछ लिख दिया, ये कोई जनरल फॉर्मूले नहीं है, यहां पर अभी चेंजेस कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पर इन द नेक्स्ट क्लास में तुमको यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा एकदम मजेदार, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग मेनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ओके ना। यस फिर पावर शुरू करके चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 लेक्चर में, 2 लेक्चर में। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपका कल टेस्ट है, टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर रखो अपना, ठीक है ना। यस ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट, अच्छे से देना टेस्ट को, सोच समझ के देना, जल्दीबाजी नहीं। यस गुड नाइट बाय बाय, थैंक यू।